Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about data compression algorithm, that how data can be compressed through different algorithm. Okay, but before starting this lecture I would like to give you a recap of our previous lecture, which was about amortized analysis. Okay, now come to the recap of our previous lecture. आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से पहले आप लोगों ने जितने भी एल्गोरिथम और फिर उसका एनालिसिस और उनकी कम्प्लेक्सिटी फाउंड की थी, उसमें आप लोग हर एक स्टेप के लिए एक कास्ट जो है वो रिलेट कर देते थे, यानी कि हर स्टेप के ऊपर एक कास्ट आप मेजर कर देते थे एंड देन जितने स्टेप होते थे उस एल्गोरिथम में उसके मुताबिक आप उसका वर्स्ट केस या उसका जो है एवरेज केस जो है वो आप एनालाइज करते थे। ठीक हो गया। ये तो हमारा सिंपल स्टेप था जिसमें हम लोग क्या करते थे, हर ऑपरेशन को एक कास्ट जो है वो असाइन कर देते थे। बट इन केस ऑफ एमोर्टाइज एनालिसिस आप लोगों ने सिंगल ऑपरेशन के ऊपर कोई कास्ट असाइन नहीं करनी, आप लोगों ने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के ऊपर आप लोगों ने जो कास्ट है वो असाइन करनी होगी। ठीक है। सेकंड, फिर हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि हमारे पास जितने भी पहले हमने जितने भी एल्गोरिथम स्टडी किए, डिफरेंट केसेस हमने सॉल्व किए, तो उनमें तमाम में जो एवरेज केस होती थी वो डिपेंड करती थी प्रोबेबिलिटी फैक्टर में, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल भी बताई थी कि इफ़ अगर आप लोग एक लीनियर वो करना चाहें, लीनियर सर्च टेक्निक अप्लाई करना चाहें, तो सबसे पहले बेस्ट केस क्या है कि आपको वो एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ योर एरे मिल सकता है, और अगर आप लोग वर्स्ट केस एनालिसिस करना चाहें तो वही एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको एट द एंड ऑफ एरे भी मिल सकता है। फाइन। जब हम उसके एवरेज केस की बात करते हैं देन यू हैव प्रोबेबिलिटी फैक्टर। हाउ, कैसे कि आप लोगों का जो एलिमेंट आप लोग सर्च करना चाहते हैं लीनियर एरे में वो आपको सेकंड लोकेशन पे भी मिल सकता है, थर्ड पे भी मिल सकता है, और अप टू n-1 लोकेशन तक जो है आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि आप लोग हर एक स्टेप की कास्ट असाइन करते जाते हो, और फाइनली आप हो सकता है कि आपको एक कंपैरिजन करना पड़े, आपको सेकंड लोकेशन पे मिल जाए, दो कंपैरिजन करना पड़े, आपको थर्ड लोकेशन पे मिल जाए, एंड दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू। ओके, ये तो था हमारे पास सिंपल इसका कि एवरेज केस में कैसे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है। तो हमारे पास एमोर्टाइज एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास ये है कि एक तो आप लोगों ने जो कास्ट असाइन करनी होगी, इट इज़ नॉट ऑन सिंगल ऑपरेशन बट इट विल बी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को आप लोगों ने जो कास्ट असाइन करेंगे वो आप लोगों के पास क्या होगी, एमोर्टाइज कास्ट होगी, एमोर्टाइज कास्ट कहलाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है सेकेंड इसमें कि एमोर्टाइज एनालिसिस हमें क्या और चीज़ वो कहता है, वो ये कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के फैक्टर को जो है एक्सक्लूड करना है, वो इंक्लूड नहीं करना है। तो एमोर्टाइज एनालिसिस जो है ये आपको प्रोबेबिलिटी के बगैर आप लोगों को जो है एनालाइज करके दे देता है किसी भी एल्गोरिथम को, यानी उसमें प्रोबेबिलिटी का फैक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं रहेगा। ये तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि एमोर्टाइज एनालिसिस हम क्यों करते हैं। अब इसके तीन मेथड्स हैं जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें एक आपके पास है एग्रीगेट मेथड, एक अकाउंटिंग मेथड एंड एक पोटेंशियल मेथड। ठीक हो गया। जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो वो आपके पास टोटल जो आपका वर्स एनालिसिस है जो आपके ऑपरेशन का डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि O ऑफ n डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास एग्रीगेट जो है मेथड एमोर्टाइज एनालिसिस का, ये उसके वो है इक्वेशन है जिसके थ्रू आप लोग एमोर्टाइज कास्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आपके पास जो मेथड है वो अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग एमोर्टाइज मेथड। फाइन। इस मेथड में ये होगा कि आप लोगों ने हर एक स्टेप, यानी कि वो सीक्वेंस ऑफ जो ऑपरेशन होगा वो आपका एक स्टेप काउंट किया जा रहा है। अब आप लोगों ने उस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को एक कास्ट देनी है एंड दैट कास्ट शुड बी ओवरचार्ज, उसको ओवरचार्ज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्चुअल कास्ट से बढ़कर आप लोगों ने कास्ट देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के नॉर्मल जो आप सिंपल एनालिसिस करते हैं उसमें अगर आप एक स्टेप की कास्ट रख रहे हैं
1 तो आप लोग इसकी कास्ट जो रखेंगे वो 2 रखेंगे। फाइन, 2 3 डिपेंड करता है कि आप लोग इंटरनल आप कितने ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं उसके मुताबिक। अब जैसे हमने इसमें रखा था स्टैक की एग्जांपल ली थी, स्टैक में हर ऑपरेशन आप सिंपल अगर केस हम डिस्कस करें तो उसमें हर ऑपरेशन को एक जैसे पुश करेंगे तो उसकी कास्ट 1, आप पॉप करेंगे 1, आप तमाम एलिमेंट को डिलीट करेंगे 1। फाइन, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि एमोर्टाइज उसका एनालिसिस करें, अकाउंटिंग मेथड अप्लाई करें, तो फिर आप लोगों ने पुश के लिए जो कास्ट ले लेनी है वो 2 ले लेनी है। ठीक हो गया। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा है इट विल बी ओवरचार्ज कास्ट एंड इट इज नोन एज क्रेडिट इन सच केस। इस केस में हम इसको क्रेडिट कहेंगे। अब ये क्रेडिट है तो अब लाजमी बात है इसके नेक्स्ट साइड जो होगी वो डेबिट भी होगी। अब वो डेबिट कहाँ पे होगी, ये क्रेडिट कहाँ पे यूज होगा, ये क्रेडिट जो है अब चूंकि एमोर्टाइज एनालिसिस में पॉप ऑपरेशन और जो आप लोग डिस्ट्रॉय यानी ऑल एलिमेंट को पॉप कर लेते थे तो उस वक्त इसकी कास्ट जो है वो 0 काउंट की जाती थी, वो ऑटोमेटिकली वही क्रेडिट जो है वो उस केस में एडजस्ट हो जाता था। तो ये आपके पास क्या होगा, काउंटिंग मेथड में आप लोगों ने क्या करना होगा, हर आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है इसकी जो कास्ट आप लोगों को रखनी है वो विद प्लस क्रेडिट रखनी है। क्रेडिट यानी क्रेडिट मीन कि आप लोगों ने नॉर्मल कास्ट से उसकी कास्ट को डबल या 3 टाइम या 4 टाइम आप लोगों ने जो है इंक्रीज करके रखना होगा। और ये जो क्रेडिट अमाउंट है इट कैन बी यूज लेटर ऑन फॉर अदर ऑपरेशंस वेयर एमोर्टाइज कास्ट विल बी लेस देन योर एक्चुअल कास्ट। यानी ऐसे केस भी होंगे जिसमें आपकी एमोर्टाइज कास्ट कम कंसीडर हो रही होगी एज कंपेयर टू एनी एक्सपेंसिव ऑपरेशन इन सिंपल केस जहां पे उसकी कास्ट हाई होगी। ठीक हो गया। अब ये जो था क्रेडिट का असाइन करना फिर क्रेडिट का यूज करना, ये अकाउंटिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन मेथड जो है हमारे पास है वो पोटेंशियल मेथड है। पोटेंशियल मेथड जो है वो इंडिविजुअल स्टेप यानी इंडिविजुअल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की बजाय ये किस चीज पे वर्क करता है, ये आपके डेटा स्ट्रक्चर की पोटेंशियल पे, यानी कि वो जब चेंज आती है डेटा स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के पास स्टैक जो है वो शुरू में एम्प्टी होती है। ठीक हो गया। और जब एम्प्टी है तो आप लोगों के पास उसका जो पोटेंशियल फैक्टर है वो आपके पास यानी कि D0 वो क्या होगा, वो स्टार्ट में 0 काउंट किया जाएगा बिकॉज इट इज स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है। लेकिन जब आप लोग एक एलिमेंट पुश करते हो उसमें तो आप लोग उसकी कास्ट कोई भी लेट करते हैं C' जो भी आप ले लो वो काउंट कर सकते हो। ये वो कौन सी कास्ट है, ये जो C1 है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर में चेंज आई है। फॉर एग्जांपल पहले वो एम्प्टी था डेटा स्ट्रक्चर यानी स्टैक आपकी एम्प्टी थी, देन आप लोगों ने एक एलिमेंट पुश किया या एक एलिमेंट डिलीट किया तो पोटेंशियल चेंज अकर हो जाती है। ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल ऑपरेशन पे तो वर्क नहीं करता पोटेंशियल जो मेथड है, ये आपके पूरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है, यानी उसमें जो चेंज आती है स्टेटस में ये उसको पॉइंट आउट करता है। तो ये हमारे पास जो था पोटेंशियल मेथड था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने 3-4 एग्जांपल डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले एक स्टैक एग्जांपल थी, उसमें हमने इसका यानी कि एग्रीगेट मेथड भी अप्लाई करके कम्प्लेक्सिटी देखी, एमोर्टाइज एनालिसिस किया यानी कि एवरेज कास्ट फाइंड की। उसके बाद फिर हमने अकाउंटिंग मेथड भी इन तीनों पे अप्लाई किया और उसके बाद जो था वो पोटेंशियल जो मेथड है उसको अप्लाई किया। बाइनरी काउंटर की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो थी वो डायनामिक टेबल की, जो हम नॉर्मली जो है हैशिंग टेक्निक के अंदर यूज़ करते हैं जब हम रीहैशिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं और टेबल के साइज को इंक्रीज कर रहे होते हैं लोडिंग फैक्टर की वजह। लोडिंग फैक्टर को देखते हुए, लोडिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर का टोटल साइज और जितना साइज यूज हो चुका है, अगर हम इसको डिवीजन कर दें यानी कि यूज साइज डिवाइडेड बाय टोटल साइज, अगर ये 0.5 से ज्यादा आ जाता है तो देन यू हैव टू चेंज you have to reset the size of your table. Fine. So this was the recap of our previous lecture. Now come to our today lecture, which is about data compressions. Okay, fine. Now what is compression? Compression क्या है? compress करना यानी कि डेटा को हमने कंप्रेस फॉर्म में जो है प्रेजेंट करना है और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिकली जो है हम कंप्रेशन कब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे
यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 1 1 2 2 2, ये डेटा जा रहा है। तो हम इसको इस तरह भेजने की बजाय हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं, कंप्रेस करके, ठीक है, इसको कोई हम कोड असाइन कर देते हैं। इसी तरह इस 2 को कंप्रेस करके हम कोई कोड असाइन कर देते हैं एंड मूव इट्स कोड। अब ये कोड, ये डेटा जो मूव होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कोड मूव हो रहे हैं, और जब जहाँ पे ये डीकम्प्रेस किया जाएगा तो उस, यानी कि हर एल्गो में, हर अप्रोच में एक एल्गोरिथम जो होता है वो डेटा को कंप्रेस करने के लिए होगा, और दूसरा है उसके साथ जो एल्गो होगा वो किसके लिए होगा, डेटा को दोबारा डीकम्प्रेस करने के लिए। ठीक हो गया, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। तो अब हमारे पास कंप्रेशन जो है टेम्पोरल फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे लीनियर फॉर्म हो, ठीक है। स्पेशल कोरिलेशन जो है, जो कोरिलेशन शो करता है, स्पेशल डेटा कोरिलेशन बिटवीन नेबर पिक्सल्स और डेटा आइटम्स, यानी कि जब आप पिक्सल्स का वो करना चाहते हैं, रेपिटेशन चेक करना चाहते हैं कि कौन सी पिक्सल जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो वो आपके पास स्पेशल वो कहलाएगा। ओके, द थर्ड इज स्पेक्ट्रल, जो आपके पास कोरिलेशन शुरू कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है बिटवीन कलर और लुमिनेसेंस कंपोनेंट्स। दिस यूज द फ्रीक्वेंसी डोमेन टू एक्सप्लॉइट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डेटा। फाइन, जैसे आप लोगों ने कलर स्कीम देखी होगी कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड कलर है, ये सारा रेड कलर हम देख रहे हैं। तो अब इसके जो है ये कंपोनेंट जो हैं कलर के, ये सारे एक जैसे इस फॉर्म में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो हमने इस रेपिटेशन को जो है वो कम करना है, और इसको इस एरिया को हमने एक कोड असाइन कर लेना है। फिर ये डिपेंड करता है कि हम टेक्निक कौन सी फॉलो कर रहे हैं कंप्रेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज साइको विजुअल, जो आपके पास है, इसमें एक्सप्लॉइट परसेप्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन विजुअल सिस्टम, यानी कि जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, परसेप्शन जो आप लेते हैं, तो उसको भी आप लोग जो है कैसे कंप्रेस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, जब आप लोग डेटा कंप्रेस करते हैं तो वापस जब हम उसको डीकम्प्रेस कर देते होते हैं, यानी कि एक एरिया पे हम एक एल्गो उसको कंप्रेस कर रहा होता है, और सेम उसी एल्गो दूसरा एल्गो जो है वो क्या कर रहा होता है, उसको डीकम्प्रेस कर रहा होता है। तो सम टाइम आपके पास उस डेटा जो कंप्रेस हो चुका होता है, ड्यूरिंग डीकम्प्रेशन उसकी क्वालिटी जो है वो लॉस हो जाती है, और जब क्वालिटी लॉस हो जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लूजी कंप्रेशन। ऐसी टेक्निक को हम क्या कहेंगे, लूजी कंप्रेशन टेक्निक कहेंगे, जिसमें जब आपका डेटा कंप्रेस हो जाए, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, जिस फॉर्म में भी डेटा आपका प्रेजेंट हो, अगर हम उसको कंप्रेस करें और फिर जब डीकम्प्रेस कर रहे हो तो उसकी एक्चुअल क्वालिटी लॉस हो जाए, यानी उसमें चेंज आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट चेंज आ जाए, या आपके पास ऑडियो में चेंज आ जाए, वीडियो में चेंज आ जाए, तो ऐसे हमारे पास कंप्रेशन टेक्निक क्या कहलाती हैं, लूजी कंप्रेशन। और लूज लेस कंप्रेशन कौन सी टेक्निक होती हैं, लूज लेस कंप्रेशन वो टेक्निक होती हैं जिसमें आप लोगों के पास डेटा में, एक्चुअल डेटा में, और जो कंप्रेस आप करोगे, और जब डीकम्प्रेस करोगे तो फिर आपको वही डेटा उसी फॉर्म में मिलेगा जो आपका एक्चुअल डेटा है। तो ये हमारे पास लूज लेस कंप्रेशन कहलाती है टेक्निक। फाइन, अब आप इसको देखें, वेयर द डेटा इज कंप्रेस एंड कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड uncompressed without loss of detail or information, they are referred to as bit preserving. Fine, यानी कि कोई लॉस नहीं होता, जितनी बिट्स उन्होंने फॉर्म किए हैं डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, उतनी ही बिट वो आप लोगों को जब डीकम्प्रेस कर रहे होते हैं तो वही उतनी बिट आपको दे देते हैं रिजल्ट्स में। तो इसका मतलब है कि आपके डेटा की क्वालिटी जो है वो लॉस नहीं होती। फाइन, लेकिन लूजी कंप्रेशन में इसका जो एम है वो आपके पास क्या होगा, ये आपके बिट रेट को जो है मिनिमम उसमें ले जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 बिट्स हैं, एक बिट भी लॉस हो जाए तो देन व्हाट विल बी हैपन, 1 बिट भी चेंज हो जाए तो लाजमी बात है आपके डेटा की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोग 0 0 0 1 1 1 करते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं कि ये कौन सा टेक्स्ट है, तो मैं इसके ऊपर वेट कर देता हूं। देखें, 1 1 1 0 0 0 1 2 4 8 16 32। तो अब आपके पास ये जो बनते हैं 1 2 4 7 बनते हैं,
अब लेट कहते हैं इस बिट में चेंज आ जाती है, ये 0 की बजाय 1 हो जाता है। तो अब आप लोग देखें ये किसको नंबर को प्रेजेंट करेगा, 7 और 39 हो जाएगा। तो सिंपल एक बिट के चेंज से या एक बिट के लॉस होने से क्या हो गया है, आपका एक्चुअल टेक्स्ट जो है वो लॉस हो गया। अब आपको जब आप अपने टेक्स्ट को डीकम्प्रेस करेंगे तो आप लोगों को वो उस फॉर्म में नहीं मिलेगा, जैसे 7 था तो आपको 7 नहीं मिला, आपको 39 मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली it is not only case for text data, same case can be used for image or audio वगैरह, ठीक है। If an image is compressed, it is clearly need to be uncompressed. Fine, decode हम उसको करना पड़ता है before it can be view or listen. यानी कि अगर हमें compress की हुई वीडियो मिलती है ये इमेज, तो हमें उसको देखना हो तो हमें उसको पहले decompress करना पड़ेगा। Some processing of data may be possible in encoding form, however. बाज़ औक़ात कुछ टाइप की प्रोसेसिंग जो है वो आपकी इनकोडिंग स्कीम जो हम यूज़ करेंगे डेटा को कंप्रेस करने के लिए वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर जब डीकम्प्रेस करना होता है तो हमें उसको फुली आपके पास क्या करना पड़ता है, अनकम्प्रेस करना पड़ता है, तो देन आप उसका जो रिजल्ट है वो व्यू कर सकते हैं। लूजलेस कंप्रेशन जो है सम फॉर्म ऑफ एंट्रोपी इनकोडिंग। अब लूजलेस जो है ये कौन सी इनकोडिंग स्कीम को फॉलो करती है, एंट्रोपी, फाइन, एंड आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक टेक्निक्स को फॉलो करती है। तो लूजलेस हमेशा कौन सी इनकोडिंग स्कीम फॉलो करेगी, एंट्रोपी इनकोडिंग स्कीम, फाइन। और लूजी कंप्रेशन यूज सोर्स इनकोडिंग टेक्निक। अब सोर्स इनकोडिंग और एंट्रोपी इनकोडिंग जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने डेटा को जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एंट्रोपी इनकोडिंग स्कीम को यूज करोगे तो आपके जो एल्गो होगा इसको डेटा कंप्रेस करने के लिए वो कौन सी कैटेगरी का होगा, लूजलेस होगा, यानी कि आपके टेक्स्ट वीडियो ऑडियो जो होंगे वो लूजलेस इसमें आ जाएंगे, कंप्रेशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सोर्स इनकोडिंग यूज करोगे टेक्निक, देन आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के पास जो है वो डेटा का लॉस होना कन्फर्म हो जाएगा। ओके, नाउ सी दिस ट्री स्टार्टिंग इज कोडिंग टेक्निक्स। अब कोडिंग टेक्निक्स आपको क्यों ज़रूरत पड़ती हैं, आपके डेटा को कंप्रेस करने के लिए एंड डेटा को वापस जो है अनकम्प्रेस यानी डीकम्प्रेस करने के लिए हम इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हैं। अब इनकोड करना, जब आप डेटा को एक्चुअल फॉर्म से कंप्रेस फॉर्म में ले जाते हो तो इसके लिए एक इनकोडिंग स्कीम होगी, डेटा इनकोड हो जाएगा, और अगर आप लोग डीकम्प्रेस से वापस उसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हो देन इट विल बी डीकम्प्रेस और डीकोडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट है, एक एंट्रोपी इनकोडिंग है और दूसरा सोर्स कोडिंग है, ठीक हो गया। अब इनमें जो आपके पास हैं कुछ ऐसे हैं जो आपके पास रेपिटेटिव सीक्वेंस वो करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। जैसे अब ये रेपिटेटिव ये इस तरह 1 आर ये 0 रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के डेटा को मैनेज करते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग भी बास टेक्निक में इन्वॉल्व होती है, जैसे ये अब आपके पास पैटर्न सब्स्टिट्यूशन है या हॉफमैन इनकोडिंग स्कीम है जो हमने 1-2 लेक्चर पहले हमने डिस्कस की थी, फाइन। इसी तरह जीरो लेंथ सेपरेशन है या रन लेंथ इनकोडिंग है जो आज हम इनको डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये आपके पास रेपिटेटिव सीक्वेंस सेपरेशन टेक्निक कहलाती है ना, जब आप डेटा को इसके थ्रू एंट्रोपी इनकोडिंग के थ्रू करोगे। तो एंट्रोपी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ में स्टैटिस्टिकल इन्वॉल्व हो जाती है और कुछ में हम डायरेक्टली हम क्या किस चीज़ को देख लेते हैं, रेपिटेशन को देख लेते हैं अपने बिट्स की कि कौन सी बिट रिपीट हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के मुताबिक रिपीट हो रही हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि हम ये भी कह सकते हैं कि 5 0 हैं फिर 3 1 है, तो ये इसका अब क्या हो जाएगा, इनकोड फॉर्म हो जाएगी, ठीक हो गया। सोर्स आपके पास जो है कोडिंग है, इसमें ट्रांसफॉर्म कोडिंग है, डिफरेंशियल कोडिंग है एंड वेक्टर क्वांटाइजेशन है, ठीक है, वेक्टर क्वांटाइजेशन, और फिर उसकी फर्दर टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आज के इसमें हम जो है 1-2 टेक्निक्स फॉलो करेंगे एंट्रोपी इनकोडिंग स्कीम के बेस पे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले देखें आप लोग लूज लेस कंप्रेशन एल्गोरिथम, रेपिटेटिव सीक्वेंस सेपरेशंस, ये जो अभी हमने देखा था ये फर्स्ट वन, रेपिटेटिव सीक्वेंस सेपरेशंस क्या होती है।
सिंपल रेपिटेशन सेपरेशन क्या है? सबसे पहले, if in a sequence a series of n successive tokens appear, we can replace with a token and count a number of occurrence. Fine. We usually need to have a special flag to denote when repeated token appears. Just see here, ये आपके पास 8 है, एक दफ़ा आया है, 9 एक दफ़ा आया है, 4 एक दफ़ा आया है, ठीक हो गया। अब 0 जो है ये आपके पास अप टू 32 टाइम अपेयर हो रहा है, 32 टाइम्स, ठीक हो गया। अब आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? जो आपके पास रिपीट नहीं हो रहे उनको वैसे लिख दें, ये फ्लैग के लिए F सेट कर लें 32, वेयर F इज द फ्लैग फॉर 0 है, ठीक है। अगर हम F फॉर 1 कर देंगे तो इट विल रिप्रेजेंट फ्लैग फॉर 1, जैसे अब आपके पास 8 9 4, और अगर ये सारे 1 होते, मतलब ये 6 1 है, तो हम क्या लिखते हैं इसको 8 9 4 F 6। तो अब ये जो है आपके पास किसके लिए वो करता फ्लैग, ये तो फिलहाल यहाँ पे 0 के लिए, ये आपके पास फ्लैग किसके लिए हो जाता, वो 1 के लिए हो जाता। और फ्लैग वेरिएबल जो है इसका आप कोई भी नाम यानी कि रख सकते हैं। 1 के लिए कोई आप और करैक्टर प्रेजेंट कर सकते हैं, आप जैसे 0 के लिए F लिखा गया है, ठीक है। कंप्रेशन सेविंग डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ द डेटा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट कितना रिपीटेड है। अगर आपके पास डेटा ये हो 1 2 3 4, तो इसके लिए तो आप लोग कुछ भी नहीं, इसको तो वैसे ही आप लोग प्रेजेंट करोगे जैसे ये है। तो अब आपके पास सिंपल रेपिटेशन सेपरेशन में क्या होगा कि अगर ये डिपेंड करता है आपके डेटा के कंटेंट पे, अगर आपके कंटेंट के अंदर एक करैक्टर मैनी टाइम रिपीट हो रहा है तो देन आप लोग उसको कोड कर सकते हो, यानी कि आप उसको फ्लैग के थ्रू सेट कर सकते हो कि वो कितनी बार उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार यूज हो रहा है, यानी कितनी बार उसको अपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास सारे करैक्टर यूनिक हों तो आप लोगों के पास ये सेपरेशन जो है ये अप्लाई नहीं की जा सकती, बिकॉज सेम डेटा विल बी अपेयर। जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 जब हम उस पर ये टेक्निक फॉलो करेंगे तो हमें दोबारा क्या मिलेगा 1 2 3 4। फाइन, ओके। नो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंपल कंप्रेशन टेक्निक इंक्लूड सेपरेशन ऑफ 0 इन ए फाइल, जो हमने किया 0 लेंथ सेपरेशन इसको कहते हैं, ठीक हो गया। 0 का हमने सेपरेशन की। अब इसमें साइलेंस इन ऑडियो डेटा, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। ये 0 लेंथ हम सेपरेशन कहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें हम 0 को सप्रेस करेंगे, सिर्फ 0 को, कोई और करैक्टर नहीं, सिर्फ 0 हमने कंप्रेस करना होगा, ओनली 0 को, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 0 लेंथ सेपरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 2 0 0 1 है डेटा, तो आपके पास 3 2 F 3 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ हो गई, 1 को भी हटा दें, अब आप देखें F3 हो गया, ये 0 सेपरेशन हो गई। अब ये हमें कहाँ पे 0 लेंथ सेपरेशन हमें कहाँ पे हेल्प करेगी, अगर ऑडियो डेटा में साइलेंट का वो करना हो, साइलेंस का, ठीक है, पॉजेस वो करने हो, तो यू कैन यूज 0 लेंथ सेपरेशन। फाइन, बिट मैप्स हो, मैट्रिक्स वगैरह, इनको रीड करना हो तो वहाँ पे भी ब्लैंक्स इन टेक्स्ट और सोर्स फाइल, जो ब्लैंक स्पेसेस आ जाती हैं आपके पास, लाइंस ब्लैंक हो जाती हैं, तो उनको भी सप्रेस कर सकते हैं आप लोग 0 लेंथ सेपरेशन टेक्निक से। और बैकग्राउंड इन इमेजेस जो है, अगर आप उनको भी 0 लेंथ वो कर दें तो आपको एक उनकी अपीयरेंस पे फर्क आ जाएगा, ठीक है, जब आप उसके ऊपर 0 लेंथ सेपरेशन टेक्निक जो है वो अप्लाई करेंगे। अब इसके अलावा अदर रेगुलर इमेज और डेटा टोकन्स क्या है वो हम देखते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग में क्या है, दिस इनकोडिंग मेथड इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू इमेजेस, ठीक है। आप जो होंगी इमेजेस किस इसमें प्रेजेंट होंगी, पिक्सल्स में। इट इज अ स्मॉल कंप्रेशन कंपोनेंट यूज इन जेपीजी कंप्रेशन में। जेपीजी कंप्रेशन में हम कौन सी रन लेंथ इनकोडिंग स्कीम फॉलो करते हैं, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस सीक्वेंस ऑफ इमेज एलिमेंट, ये इमेज एलिमेंट है, यहाँ पे आप लोग इनको इमेज एलिमेंट कहोगे, आर मैप टू पेयर, हम इसको पेयर में प्रेजेंट करेंगे, जैसे ये पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, वेयर सी ऑफ आई
रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी और कलर, कि कौन सा कलर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो हमें L1 से मिल जाएगा। बस फॉर एग्जांपल C1 कलर को शो करेगा, L1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। अब आप इसको देखें एग्जाम्पल में। ओरिजिनल सीक्वेंस आप लोगों के पास ये है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2, ये हो गया, कैन बी इनकोडेड। अब आपके पास इधर C1 क्या है 1, C2 क्या है 2, C3 क्या है आपके पास 3, C4 क्या है 1, ठीक है, और C5 क्या है 2। ठीक हो गया। अब आपके पास L1 क्या है 4, L2 क्या है 3, L3 क्या है 6, L4 क्या है 4, L5 क्या है 4। ठीक हो गया। अब आपने पेयर में रिप्रेजेंट करने के C1 L1 इक्वल टू 1, 4। ठीक हो गया। इसी तरह C2 L2 इक्वल टू 2, 3, जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ये देख लें आप लोग। ठीक हो गया। तो ये आपके पास उसकी रन जो हम पढ़ रहे हैं, रन लेंथ इनकोडिंग स्कीम, ये उसका एक मेथड है कि हम उसके थ्रू कैसे इसको वो करेंगे। द सेविंग आर डिपेंडेंट ऑन डेटा। इन द वर्स्ट केस random noise encoding is more heavy than original file, 2 static integer rather than 1 if the data is represented as integer। यानी कि अब जैसे ये डेटा देख रहे हैं, तो अब इसको एक्चुअल प्रेजेंट करने की बजाय जब हम इसके कोड प्रेजेंट करेंगे तो हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि इसके ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है नंबर ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं, जो टोटल इंटीजर्स पे कंप्राइज होता है, अगर हम इसको कंप्रेस करें और इसको प्रेजेंट करें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो ज्यादा साइज ले लेगा। ओके, लूज लेस कंप्रेशन एल्गोरिथम पैटर्न सब्स्टिट्यूशन में क्या है, दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग। ये अब हम इंट्रोपी जो इनकोडिंग स्कीम है उसके हम नेक्स्ट वो पढ़ रहे हैं जिसमें है पैटर्न सब्स्टिट्यूशन है। दिस इज सिंपल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल इनकोडिंग। Here we substitute a frequently repeating pattern with a code। जो frequently use हो रहा होगा ना, आपके pattern repeat हो रहा है, उसको हम एक code दे देंगे। The code is shorter than the pattern given as compression। जो आपके पास कोड का साइज होगा वो आपके एक्चुअल जो पैटर्न है उससे कम होना चाहिए। ठीक है। A simple pattern substitution scheme could employ predefined code। For example, replace all occurrences of the word the with the code ampersand। यानी कि हम अब द का कोड यूज कर रहे हैं ampersand। फाइन। तो अब इसका कोड, अब सेंटेंस में जितनी बार, फॉर एग्जांपल आपका एक इंग्लिश सेंटेंस यानी स्ट्रिंग गिवन है, उसमें जितनी बार भी द का वर्ड आएगा वो ऑटोमेटिकली हम उसको किसके थ्रू कंप्रेस कर रहे हैं, एक कोड के थ्रू, और वो आपका कोड है एम्परसैंड, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, या एंड ऑपरेटर जिसे आप कहते हैं। मोर टिपिकली टोकन आर असाइन टू अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द पैटर्न। अब ये जो टोकन हम असाइन कर रहे होते हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो वर्ड आप लोग रिप्लेस करना चाहते हो टोकन के साथ, वो कितनी बार आपके पास जो है पेयर हो रहा है। काउंट अकरेंस ऑफ टोकन, टोकन की अकरेंस देखें कितनी बार आ रहा है। सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असाइन सम सिंबल टू हाईएस्ट टोकन। ठीक है। ए प्री डिफाइंड सिंबल टेबल में बी यूज्ड। आप एक इसके लिए एक सिंबल टेबल बना लें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कह दिया कि एम्परसेंड जो है ये द का कोड है, इसी तरह आपके पास जो है $, फॉर एग्जांपल ये RS का कोड है, इसी तरह और जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो हर एक रिपीटेड कैरेक्टर को आप लोग क्या कर दोगे, एक कोड असाइन कर दोगे। ठीक है। However, it is more useful dynamic assign code to token। अब डायनामिकली करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। The entropy encoding scheme will basically attempt to decide the optimum assignment of code to achieve the best compression। अब एंट्रोपी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इस टेक्निक के मुताबिक जो स्टैटिस्टिकल में थी, जो हम पैटर्न का वो कर रहे थे, इसके कैटेगरी पढ़ रहे हैं,
इसके मुताबिक टोकन आप लोगों ने ऐसे बेस्ट वे से वो करने हैं कि ताकि आप लोगों को बेस्ट कंप्रेशन जो है उसके रिजल्ट अचीव हो सके। यानी कोड आप लोगों ने ऐसे ऑप्टिमम वे से असाइन करने कि आप लोगों को सोल्यूशन जो है वो कंप्रेशन का वो क्या हो सके, वो बेस्ट काउंट हो सके। फाइन, ओके। लूज लेस कंप्रेशन एल्गोरिथम एंट्रोपी इनकोडिंग में लूज लेस कंप्रेशन फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ एंट्रोपी इनकोडिंग एंड आर बेस इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक टेक्निक, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है शेनन की, जो हमारे पास एक और टेक्निक है शेनन जो है एंट्रोपी टेक्निक है, जिसको हम अभी अब डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, दिस इज ए बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक एल्गोरिथम। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ this algorithm is here, Shannon-Fano algorithm. Fine, अब देख लें ये सिंबल्स हैं A, B, C, D, E. A repeat count 15 time, B repeat 7 time, C repeat 6 time, D repeat 6 time, E repeat 5 time. Okay. अब according to Shannon-Fano algorithm, a top-down approach should be follow. ठीक है, and sort symbol according to their frequency probabilities. For example, इनको सिंबल को सॉर्ट कर दें। जैसे अभी फिलहाल तो यहाँ पे A, B, C, D, E आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको फ्रीक्वेंसी बेस पे सॉर्ट करना है। एंड रिकर्सिवली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ईच अप्रॉक्सीमेट सम अदर काउंट। यानी कि आप लोगों ने इसको इस तरह सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको रिकर्सिवली कॉल करना है। तो इट मीन यू हैव टू मेक ए ट्री, और ट्री क्या है, इसके आपकी डिवीजन को शो कर देगी इस स्ट्रिंग की। और फिर आप लोग हर कैरेक्टर को ट्रैवर्स कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। देखें, आप 2 लेफ्ट पे जाएं, ए मिल जाएगा, लेफ्ट राइट पे जाएंगे तो बी मिल जाएगा, राइट लेफ्ट पे जाएंगे तो सी, राइट राइट पे जाएंगे फिर लेफ्ट पे तो डी, और 3 राइट पे जाएंगे तो आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर मिल जाएगा, वो ई। अब ये किस बेस पे इनकी अक्रेंस हुई है, ये इनको ऑर्डर में रखा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी जिसकी अक्रेंस सबसे कम होगी वो पहले आ जाएगा जिस सिंबल की। ओके, नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज LZV या LZW टेक्निक। लैम्पलजीव जो है हमारे पास एक टेक्निक है जो आपके डेटा को कंप्रेस करती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एज मेंशन अर्लियर, स्टैटिक coding schemes require some knowledge about the data before encoding take place. जैसे यानी डिफरेंट टेक्निक जो है एंट्रोपी की, या इस तरह हमारे पास जो सोर्स इनकोडिंग है, उसमें आप लोगों को क्या चाहिए होता है, आपको प्रीवियस एक कुछ यानी प्रियर एक नॉलेज चाहिए होता है आपको फर्दर डिसीजन करने के लिए। लेकिन LZW में आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये करंट आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेस पे ये डेटा को कंप्रेस करता है। ठीक हो गया। अब इट इज ए यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम। ठीक है, लाइक LZW डू नॉट रिक्वायर एडवांस नॉलेज एंड कैन बिल्ड सच नॉलेज ऑन द फ्लाई। यानी डायनामिकली जो है ये नॉलेज खुद क्रिएट करता है करंट अपने सिचुएशन को देखते हुए, यानी करंट डिक्शनरी को देखते हुए ये आप अपने क्या कहते हैं, डेटा को कंप्रेस करने में डायनामिकली अप्रोच को फॉलो करते हैं। अब LZW is the foremost technique for general purpose data compression due to its simplicity and versatility. तो ये क्यों पॉपुलर हुआ है, अपनी सिंप्लिसिटी के। यानी जब आप इस इनकोडिंग स्कीम को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसके थ्रू जो डेटा है वो कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ मैनी पीसी यूटिलिटीज दैट क्लेम कि आपको डबल कैपेसिटी चाहिए आपकी हार्ड ड्राइव की, तो आप लोग LZW टेक्निक को फॉलो करें, आपको जो है एक्स्ट्रा स्पेस, डबल स्पेस जो है वो भी मिल सकती है। LZW कंप्रेशन यूजेज ए कोड टेबल। मस्ट रिमेंबर फर्स्ट स्टेप, कोड टेबल आपके पास होना चाहिए। LZW में हम एक कोड टेबल बनाएंगे और उस कोड टेबल में आप लोगों के पास 4096 आपके पास एंट्रीज हो सकती हैं। अगर जब हम इस लेक्चर के एंड पे इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे तो उसकी लिमिटेशन ये भी है कि अगर हम एंट्री ज्यादा हो जाएं देन व्हाट शुड वी डू, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, या हमें क्या करना चाहिए जब ये एंट्रीज जो हैं क्या हो जाएं, 4096 से एक्सीड कर जाएं। अब आप देखें कैसे हम इसको वर्क करेंगे। कोड 0 to
255 in the code table are always assigned to represent single byte from input file. अब जैसे आप लोगों को पता है कि ASCII कोड हम यूज करते हैं, लेट करते हैं विंडो में, ये आपके पास 8 बिट कोड है और आप 2⁸ लें तो 0 से लेकर 2⁻⁸ -1 इट मीन 0 to 255 करेक्टर आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से आप ये 256 करेक्टर जो है वो आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोड हैं 0 से 255 तक ये तो ऑलरेडी फॉर ईच सिंबल जो है रिजर्व है और वो आप लोग ASCII कोड ही लोगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैपिटल A का ASCII कोड जो है 65 है, B का 66 है और कंटिन्यू रखें तो Z का जो है वो आपके पास 90 हो जाता है। इसी तरह स्मॉल a का भी कोड है आपके पास 97 है, स्मॉल b का कोड 98 है एंड इट्स कंटिन्यू, स्मॉल z का जो कोड है वो 122 हो गया। फाइन। अब इसके बाद जो 0 का कोड है वो 48 है और आपके पास 1 का कोड जो है 49 है एंड सो ऑन। आपके पास 9 का कोड भी एक आपको मिल जाएगा, 57 या इस तरह का आपको कोड एक असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो रिजर्व हो गए कि आप लोगों के कीबोर्ड से जो है या जो आप लोग कीबोर्ड से एक एक सिंबल भी आप वो करें यूज करें तो आपके पास 256 करैक्टर बनते हैं ASCII कोड जो रिजर्व रखता है। तो इसलिए LZW का जो कोड टेबल होगा इसमें भी 256 एंट्री जो है वो रिजर्व है। अब अगर आप लोग नई एंट्री करते हैं विद कोड तो वो कोड आपका 257 या 256 से जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक हो गया। 256 रिजर्व है, 257 से आप लोगों ने क्या करना होगा या 256 से स्टार्ट लेना होगा। ओके। अब व्हेन इनकोडिंग बिगिन द कोड टेबल कंटेन ओनली द फर्स्ट 256 एंट्रीज उस टेबल में होनी चाहिए विद रिमाइंडर ऑफ द टेबल बीइंग ब्लैंक, और बाकी जो टेबल होगा जिसकी रिमेनिंग एंट्रीज होंगी वो ब्लैंक होंगी। कंप्रेशन इज अचीव बाय यूजिंग इतने कोड्स थ्रू इतने सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। अब ये आपके पास वो अलाउएबल साइज है और उसमें आप लोगों ने कितने करैक्टर ले रहे हैं फिलहाल एंट्रीज, वो 256 ले रहे हैं। एज द इनकोडिंग कंटिन्यू LZW आइडेंटिफाई रिपीटेड सीक्वेंस, ये आप देख लें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अबाउट LZW। It identify repeated sequence in the data and add them to the code table। यानी कि कोई उसको नया सीक्वेंस मिलेगा, नया वर्ड का सीक्वेंस मिलेगा, यानी कि उसमें करैक्टर्स का सीक्वेंस मिलेगा जो आपके पास उस कोड टेबल में नहीं होगा, तो उसको नए कोड के साथ उस सिंबल को जो आपके पास पैटर्न होगा उसको आपके कोड टेबल में ऐड कर देगा। ये हमें फिर एल्गोरिथम से भी पता चल जाएगा और जब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हमें ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। डिकोडिंग इज अचीव बाय टेकिंग ईच कोड फ्रॉम द कंप्रेस्ड फाइल। अब जब हम ये तो इनकोडिंग थी जो अभी तक हमने पढ़ा। इनकोडिंग में क्या है, आपको एक टेबल चाहिए, ठीक हो गया। उस टेबल में आप लोगों ने 256 एंट्रीज जो है वो पहले से रिजर्व कर लेनी है। वो आपकी किसकी होंगी, जो आपके पास अवेलेबल या करैक्टर का यूज है उनकी होंगी। आफ्टर 256 आपके पास जब आप स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, अगर आप लोगों के पास नया एक स्ट्रिंग बनता है, पैटर्न बनता है जो आपके जो कोडिंग टेबल है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन आप लोग उसी को एक नया कोड असाइन करके उस टेबल के अंदर इंसर्ट कर दोगे। तो अब वो जो नया पैटर्न बना है या आपके पास कम्बिनेशन ऑफ जो अल्फाबेट्स था, नया करैक्टर्स था, उसको आप लोगों ने एक नया कोड जो है वो असाइन कर दिया। अब जब हम डीकम्प्रेशन करेंगे तो हम उन्हीं कोड को यूज करेंगे कि कौन सा कोड और उसके रेलेवेंट जो पैटर्न है वो हम रिट्रीव कर लेंगे। तो ये डीकम्प्रेशन होगी LZW की। इसका भी हमने एक सूडो कोड यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका सूडो कोड वर्क कैसे करेगा, यानी कि इसका एल्गो वर्क कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। पहला स्टेप, इनिशियलाइज टेबल विद सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग। आपने स्टार्ट में ही उसको एक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देना है टेबल को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है BA B इस तरह का, तो हम इसको स्टार्ट B
उसका कोड ले लेंगे, हमारे पास लेट करते हैं 66 है, या A ले लेते हैं तो 65 है, C ले लेते हैं तो 67 है, उससे हम स्टार्ट कर लेंगे। P एक वेरिएबल होगा जो हम, जब ये स्ट्रिंग है A B B C, तो अगर हम पहले को अगर हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे B को, तो ये पड़ा होगा P में, ठीक हो गया। जैसे हम लूप स्कैन करना वो करेंगे, यानी कि हमने B से स्टार्ट किया तो P की वैल्यू कहां से स्टार्ट की, B से, ठीक हो गया। अब हमने इसको स्कैन करना है अनटिल कि ऑल करैक्टर जो है वो विजिट ना हो जाए। अब C जो है रेफर करता है नेक्स्ट इनपुट करैक्टर को। अब जैसे हम B को वो कर रहे होंगे तो उस वक्त C जो पॉइंट करेगा, लूप स्टार्ट होगी, वो A को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक P और एक आप लोगों के पास है C, ठीक हो गया। और P प्लस C क्या होगा ये भी हमने देखना है। अब आप लोग देखें, आपका जो स्ट्रिंग है वो ये है B A B A B B। स्टार्ट आप लोगों ने ले B से, आपके पास ये हो गया B, ये एम्प्टी फिलहाल। अब इसका नेक्स्ट किसको ये पॉइंट कर रहा होगा, A को, ठीक है। अब आपके पास जो करंट बन रहा है, जो इन दोनों को मैच कंबाइन करोगे, वो BA है। अब हमने इस C को, ये देखें लूप के एंड पे आप लोगों ने ये इसको दे देना है A, तो नेक्स्ट सिचुएशन में A यहां पे आ जाएगा, ठीक हो गया। और आपके पास अब जो C होगा, ये नया करैक्टर आपको कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा B, ठीक है। तो फिर आप लोगों के पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, AB। अब आप लोगों ने फिर इसको यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ड आपके पास इसमें नहीं है, तो आप BA को आप ऐड कर दोगे और फिर आप लोग नेक्स्ट B करोगे, A करोगे, और वो आपके पास B हो जाएगा, और ये आप लोगों के पास कौन सा करैक्टर हो जाएगा, A। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब हमने इसको तो यूज नहीं किया, तो अब हमारे पास जो है ये A B A कंटिन्यू रह जाएगा, और ये आपके पास AB होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक हो गया। फिर जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इस सूडो कोड को दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसकी लूप समझा लूं। ये C जो है ये आपके पास है नेक्स्ट इनपुट करैक्टर, ये हमेशा नेक्स्ट को जो करंट होगा उससे अगले करैक्टर को प्रेजेंट करेगा। फिर आपने ये चेक करना है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या ये हमारे पास टेबल में है। अगर ये टेबल में है तो आप लोगों के पास जो P है वो क्या हो जाएगा, जैसे ये AB हो गया, हमने इसको ऐड कर दिया P में, P चेंज हो गया क्योंकि अब C जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। अगर ये डिक्शनरी में नहीं है, यानी कि टेबल में नहीं है, तो आप लोग उसको क्या करोगे, ऐड P टू स्ट्रिंग, जैसे हमने ये BA को ऐड कर दिया था यहाँ पे, ठीक हो गया। और उसके बाद P को हमने दूसरी वैल्यू दे दी थी जो यहाँ पे स्टार्ट में दे दी, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और एंड पे आउटपुट कोड फॉर P जो है वो आपका रिटर्न हो जाएगा, पूरे इसका जो आपके पास स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है, P में जो स्टोर होगा। अब इसकी एग्जांपल का सोल्यूशन देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यूज LZW एल्गोरिथम टू कंप्रेस स्ट्रिंग, योर स्ट्रिंग इज BABAAB ठीक हो गया। अब आप लोग देखें, स्टार्ट तो आप लोगों ने एक करैक्टर से ले लेना है। अब स्टार्ट हमने ले लिया A से, B से, ठीक हो गया। ये आपके B रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये उसका आउटपुट कोड है 66। जो रिजर्व है B के लिए, मैंने आपको बताया था आस्की कोड रिजर्व है, तो वही हम कोड यहाँ पे लेंगे सिंगल करैक्टर के लिए। अब P जो है वो करंटली प्रेजेंट कर रहा है A को, और C जो है वो प्रेजेंट कर रहा है इस नेक्स्ट कमिंग को जो आपके पास है B, यानी C इसको प्रेजेंट कर रहा है और ये जो है P इसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब आपके पास स्ट्रिंग जो बन रहा है, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बन रहा है, BA, और आप A को प्लेस कर देंगे क्योंकि आपके पास A जो है वो इसमें नहीं था, डिक्शनरी में हमने ऐड कर दिया। जब इसको ऐड किया, C आपके पास A था, तो आपने क्या किया, एक नया आपको स्ट्रिंग पैटर्न मिल गया, P की वैल्यू मिल गई, जो अब मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताई थी, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है P की वैल्यू A एंड देन C की वैल्यू भी A। तो अब आपके पास देखें प्रीवियस इसमें ऐड हो गया,
ये देखें बी ए और ये बी ए, ये सी था और ये आप लोगों के पास क्या था पी, तो ये दोनों कंकैटिनेट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी कंकैटिनेट हो गए हैं, पी एंड सी, और यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या पी एंड सी कंकैटिनेट हो गए हैं। तो हमेशा ये जो स्ट्रिंग बन रहा है ये आपके पास P प्लस C के कंकैटिनेशन से है। C आपका नेक्स्ट कैरेक्टर शो करता है और P जो है वो आपका एग्जिस्टिंग पैटर्न शो करता है। जैसे आप देखें ये P था, ये एग्जिस्टिंग पैटर्न है, इधर सिंगल था, इधर सिंगल है, ठीक हो गया। इसी पैटर्न को आप लोगों ने ये लेना है। बाकी C जो है वो इजी है कि करंट पैटर्न से अगला कैरेक्टर, अब जैसे BA है तो BA से अगला कैरेक्टर A बनता है। यहाँ पे देखें ये BA, अगर हम इसको P लें तो इसका अगला कैरेक्टर क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो इस तरह आप जब प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास PA C इक्वल टू B, ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर आपके पास ये पैटर्न आ गया क्योंकि आपके पास P जो था वो A था और C जो था उससे अगला कैरेक्टर, तो ये P प्लस C हो गया है और ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जब ये एंड होने लगेगा यानी कि इसके बाद रिमेनिंग कोई वो नहीं होगा, तो आपके देखें सारे स्ट्रिंग जो है वो कहाँ पे आ चुके हैं, ये जो न्यू स्ट्रिंग थे ये आपका अब ये असल एक्चुअल है आपके पास जिनको कोड असाइन किए गए हैं। 66 बी के लिए, 65 इसके लिए, 256 ए बी ए के लिए और 257 दिस, और आपके पास 65 इसके लिए और आपके पास 260 जो है डबल ए के लिए कोड असाइन हो गए, ठीक है। अब दरमियान में जो थे 258 एंड 259 जो हैं वो आपके इनके कोड हैं, ठीक हो गया। इनकोडिंग स्कीम में आपके पास जो आपको स्ट्रिंग कोड मिले हैं वो आप लोगों को ये मिले हैं, तो आप लोगों के पास ये कोड भी यूज होंगे एंड ये भी। और मोस्टली जो है आप लोगों ने किन कोड्स को वो करना होगा यूज, वो आपके पास इनकोडर्स के जो कोड है ना, जैसे आप लोगों के यहाँ पे लिखे हुए हैं आउटपुट कोड, हर एक पैटर्न का आपको आउटपुट कोड नजर आ रहा है, तो यही हमने जो है यूज करना होगा, ठीक है। ओके, नो हाउ LZW डीकम्प्रेशन विल बी अकर, हम इसको डीकम्प्रेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए LZW decompressor create the same string table during the decompression, वो भी इसी तरह का टेबल बनाएगा। जब हम डीकम्प्रेस कर रहे होंगे तो आपके पास लाजिमी बात है कि टेबल वही बन रहा है, सो इट शुड बी स्टार्ट विद 256 टेबल एंट्रीज बाय टू ईच सिंगल कैरेक्टर्स 256, लेकिन आप लोगों ने उतने ही प्रेजेंट करने हैं। मसलन ए बी, जैसे पिछले एग्जांपल में था ए बी यूज हो रहा था तो हमने उसके कोड से ही यूज किया था कि 65 ए के लिए 66 बी के लिए था, बाकी जो थे पैटर्न थे और उनको जो नए पैटर्न थे जो सिंगल कैरेक्टर से हट के थे हमने उनको क्या किया, कोड कहां से असाइन किए, 256 से। 256, 257, 258 ये हमने कोड इनिशियलाइज करने होंगे। तो यहाँ पे भी यही है कि जब आप डीकम्प्रेस कर रहे होंगे यानी कि डेटा को कंप्रेस करने के बाद डीकम्प्रेस कर रहे होंगे तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, देखें ये आपका ये जो वाली टेक्निक बनी थी ना, ये सारे ये क्या है आपके पास, ये कंप्रेशन कोड है, यानी कि या तो मैं ये लिखूं BA BAA इट विल बी इक्वल टू आपके पास कोड क्या है 66 65 256 और 257 और आपके पास 65 और फिर 260 है, बाकी कोड यूज नहीं हुए, यानी इन कोडों को यूज नहीं किया गया, इन कोड्स को यानी इन कोड्स को यूज नहीं किया गया। फाइन, ओके। अब जो आपके पास टेबल बनेगा, द स्ट्रिंग टेबल इज अपलोडेड फॉर ईच कैरेक्टर इन इनपुट स्ट्रीम एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। स्ट्रिंग टेबल जो होगा ये आपके हर कैरेक्टर के लिए रिपीट होगा एक्सेप्ट फर्स्ट वन जो आपके स्ट्रिंग का पहला वो होगा, and decoding achieved by reading codes and translating them through the code table being built। तो आप लोगों ने जो कोड लेना है, जो आपको गिवन कोड होगा उसको आप रेलेवेंट इसमें देखेंगे टेबल में कि स्टार्ट उसका कौन सा कोड बनता है उस कैरेक्टर का, उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है प्रोसेस कंटिन्यू रखना होगा। अब ये आपके पास डीकम्प्रेशन एल्गोरिथम है। अब इसकी वर्किंग देखें
इनिशियलाइज टेबल विद सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी कि आप लोगों ने पहले 256 एंट्रीज जो है वो कर लेनी है। जो आपके पास कोड है ए का, बी का, सी का, जो भी है वो आप लोग मेंशन करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, जब आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे उस वक्त नहीं, उस वक्त उन्हीं कैरेक्टर का कोड आप लोगों ने यूटिलाइज करना होगा जो आपके स्ट्रिंग में गिवन होंगे। अब जैसे पिछले एग्जांपल में ए और बी गिवन था, तो हमने सिर्फ स्टार्ट लिया बी के, क्योंकि बी पहला कैरेक्टर था, तो उसी के कोड से हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर ए का कोड लिखा, उसके बाद फिर जितने भी पैटर्न मैच हुए हैं उसके मुताबिक अगर कोई नया कैरेक्टर आता, सी आ जाता, तो फिर हम सी का भी वही कोड लिखते जो उसके हम कंसीडर कर रहे हैं, जो उसके लिए हमने रिजर्व किया हुआ है, यानी 67, तो फिर हम वही यूज करेंगे। फाइन, ओके। ओल्ड वेरिएबल में क्या होगा, फर्स्ट इनपुट कोड आ जाएगा, जैसे 66 आ गया पहले, ठीक हो गया। आउटपुट ट्रांसलेशन ऑफ ओल्ड, अब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ये किसका है, आप कहेंगे कि ये बी का है, तो आप बी लिख दें, ये बी का कोड हो गया। While not end of input stream, जब तक एंड नहीं होता, देन अब न्यू जो है ये नेक्स्ट कोड को शो कर रहा होगा। मसलन अगर पहला कोड 66 है, दूसरा कोड 65 है, तो जिस वक्त आपके पास ये ओल्ड होगा उस वक्त आपके पास न्यू जो है वो इसको प्रेजेंट कर रहा होगा, और जब ये ओल्ड बनेगा तो न्यू जो है वो उसका नेक्स्ट कोड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पे देखना है, इफ न्यू इज इन द स्ट्रिंग टेबल, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये न्यू कोड जो है टेबल में है या नहीं। ठीक है, अगर ये टेबल में नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन ऑफ ओल्ड एस, और इनको आप कंबाइन कर देंगे। ठीक हो गया। अगर ये आपके पास पहले से है तो फिर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू करेंगे, यानी कि मतलब अगर ये 65 पहले से है आप इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो यू हैव टू ट्रांसलेट इट, और इसका कोड आप देखेंगे टेबल में क्या है, ये ए का कैरेक्टर है, तो आपके पास बी के साथ साथ क्या अटैच हो जाएगा, ए, और फिर आप फाइनल सी को जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एस हो जाएगा आउटपुट का। ठीक है, ओल्ड प्लस सी टू द स्ट्रिंग टेबल, ओल्ड और प्लस उसका ये कंकैटिनेशन के लिए शो कर रहा है, और फाइनली आपके पास ओल्ड जो होगा वो न्यू बन जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद फिर आप ओल्ड इसको कह दोगे और न्यू जो है वो आप लोगों का अगला कोड हो जाएगा, नेक्स्ट वन। अब इसको एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। यूज LZW टू डिकम्प्रेस द आउटपुट सीक्वेंस, ये आउटपुट सीक्वेंस है जो अभी हमने जनरेट किया था। ठीक है, अब इसको देखें, आप लोगों ने बी और ए को आपने स्टार्ट में ले लिया, ये इनके कोड हैं, बी पहले हमने लिया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके कोड तो फिक्स हैं, इसका 66 और इसका 65, तो अब आप लोग देखें ये स्टार्ट में ये दोनों स्किप हो गए, क्यों, क्योंकि ये तो रिजर्व थे, ये तो एग्जिस्ट कर रहे थे टेबल में। ठीक है, देखें ओल्ड आपके पास 65 है और जो न्यू आपके पास आ रहा है वो 66 है। 66 वो किसका है कोड, अब क्योंकि पहले बी था, फिर ए था, फिर बी था, तो अब सी इसको न्यू इसको प्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट कोड को, और ये आपके पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके पास ओल्ड को। ठीक हो गया। अब जो पैटर्न आ रहा है वो ए, जो हमारे पास ओल्ड है वो एस में आ रहा है। ठीक हो गया। सी आपका न्यू कैरेक्टर जो है ए को प्रेजेंट कर रहा है, और अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, बी ए को आप देखें, बी ए कोड जिसका कोड ये 256 है, ये आपके पास इसमें लिस्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ए बी आया, ए बी भी नहीं था, हम इसको भी इंक्लूड कर दिया, 257 इसका कोड हम यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट कोड यही था 257 जो आपके पास ए बी का है। उसके बाद आपके पास बी डबल ए का कोड 258, वो हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 258 यहाँ पे है ही नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट ए बी ए है जिसका कोड है 259, जैसे हमने 258 को इंक्लूड नहीं किया, इसी तरह हम 259 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके गिवन कोड के सीक्वेंस में नहीं आ रहा। ठीक है, हम इसको भी वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास डबल ए का कोड जो है वो आपके पास है 260 यहाँ पे इंक्लूड है कोड में नेक्स्ट, तो आपके पास डबल ए जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो अब आप लोगों का जो टेबल है वो इस फॉर्म से क्या हो गया, डीकम्प्रेस हो गया है। फाइन।
अब डिकम्प्रेशन कैसे हमने स्टार्ट की, हमें गिवन कोड मिल जाएंगे, हर कोड के लिए बिफोर स्टार्टिंग टू टेक फर्स्ट कोड आप लोगों ने एक स्टेप इंपॉर्टेंट है वो जो परफॉर्म करना है, वो ये कि फिर आप लोगों ने वही कोड टेबल कंसीडर करना है जो आप LZW में कंप्रेशन के वक्त यूज कर रहे थे 4096 एंट्री का। ठीक है, अब कंप्रेशन में आप लोग क्या करते थे, 256 करैक्टर को पहले एलोकेट कर लेते थे, यानी उनके कोड जो ASCII इसके मुताबिक है 255 0 से 255 तक। अब ये करते थे कि आप एक एक करैक्टर को स्कैन करते थे, अगर करैक्टर एग्जिस्ट है देन ओके उसका कोड मिल गया आपको, दूसरा करैक्टर वो भी एग्जिस्ट है, न्यू करैक्टर है, आप उसका भी कोड लिख दोगे। अगर आपके पास वो करैक्टर पहले से यूज हो चुका है तो आप एग्जिस्टिंग के साथ एक पैटर्न मैच कर देते थे, दो करैक्टर को कनकैट कर लेते, जैसे BA बन गया। अब BA आपके डिक्शनरी में नहीं था तो हम इसको एक कोड 256 दे देते थे और कोड नोट कर लेते थे। ठीक है, इसी तरह फिर जब न्यू पैटर्न बना AB तो वो भी हमारे पास डिक्शनरी टेबल में नहीं होता तो हम क्या करते हैं उसको भी ऐड कर लेते थे, और इस तरह ये सारे करैक्टर जो है यानी आपका स्ट्रिंग स्कैन हो जाता था और आपके करैक्टर की ऑटोमेटिकली क्या हो जाती थी, उनकी कोड क्रिएट हो जाते थे। अब हमारे पास कोड की लिस्ट तो आ जाती है, जब हम इसको डी कोड करेंगे तो फिर हमें कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, सबसे पहले टेबल वही यूज करोगे जो कंप्रेशन का है, 256 यानी कि 0 to 255 एंट्रीज पहले होंगी। उसके बाद फिर आपने एक कोड लेना है, देखना है कि क्या इसका कोड हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल में यूटिलाइज हो चुका है, इसका स्ट्रिंग आया हुआ है कि नहीं, अगर आया हुआ है लीव उसको छोड़ देंगे, यानी कि उसको आप स्किप कर देंगे, ये कोड हमारे पास है। इन केस अगर वो नहीं आ रहा, नहीं हुआ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी फॉर स्पेसिफिक पैटर्न के लिए। जैसे 257 जो कोड था वो BA के लिए था तो वो हम BA यहाँ पे राइट कर देंगे उस कोड के मुताबिक, और इसी तरह अब एक कोड और नेक्स्ट कोड, जो आप करंट कोड होगा वो ओल्ड से प्रेजेंट हो जाएगा, न्यू जो होगा वो आपके नेक्स्ट कोड को प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये डीकम्प्रेशन LZW की डीकम्प्रेशन वे है। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट LZW, वो कौन से हैं, दिस एल्गोरिथम कंप्रेस रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ डेटा वेल, यानी कि आप कौन सा डेटा जो है जो LZW टेक्निक से वो करोगे जिसमें रेपिटेशन ज्यादा होगी, जैसे A है B A फिर आ गया, फिर B A आ गया, तो अब देखिए B की भी रेपिटेशन है, A की भी रेपिटेशन है। लेकिन अगर आपके पास करैक्टर है यूनिक तो फिर आप लोग इस टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हाईली रिकमेंडेड किसके लिए है, जिस ऐसे स्ट्रिंग जिसमें आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट करैक्टर कम हो बट इट्स रेपिटेशन जो है वो ज्यादा हो। अब जैसे पहले स्ट्रिंग में देखें इसको, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ करैक्टर जो है, जो डिफरेंट करैक्टर हैं, यूनिक करैक्टर हैं, वो 2 हैं A एंड B, बट इट्स रेपिटेशन इज मोर। ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग में देखें A B C D E, इसमें जो डिस्टिंक्ट करैक्टर हैं यानी कि जो यूनिक करैक्टर हैं वो 5 हैं, स्ट्रेंथ भी 5 है, इसकी लेंथ भी 5 है, तो ऐसे इसके लिए ये फॉलो आप लोगों ने नहीं करना, ऐसे इसके लिए फॉलो करना है जिसमें नंबर ऑफ करैक्टर की लेंथ यूनिक करैक्टर कम हो और उसकी रेपिटेशन ज्यादा हो। सिंस द कोड वर्ड्स आर 12 बिट्स, any single encoded character will be expand the data size rather than reduce it। ये कोड वर्ड है कि अगर आपके पास कोड वर्ड 12 बिट्स का है तो जब आप एक सिंगल कैरेक्टर को इनकोड करते हैं तो उसके लिए आपको उसके साइज को क्या करना पड़ जाता है, रिड्यूस। अगर 2 कैरेक्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो 5 कैरेक्टर को कंप्रेस करने का मतलब है कि आप 40 बिट को कंप्रेस कर रहे हो अप टू कितने, अगर एक कोड 12 बिट्स का है तो 40, मसलन देखें ना 5 कैरेक्टर है आपके पास A B C D E, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता होता है, 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो टोटल बिट कितनी हो जाएंगी आपके पास 5 into 8, इट विल बी इक्वल टू 40। अब जब ये 40 हो जाएगा और इसके थ्रू हम अगर एक कोड जनरेट कर दें 65,
अब ये कोड जो है लेट करते हैं 12 बिट ले रहा है, तो अब आप लोग देखें बिट कंपैरिजन कर लें कि क्या आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। इन दिस एग्जांपल 72 बिट आर रिप्रेजेंटेड विद 72 बिट ऑफ डेटा। क्यों? हमारे पास जो टोटल कैरेक्टर थे वो 9 थे, 9 है तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 72 बिट। आफ्टर रीजनेबल स्ट्रिंग टेबल इज बिल्ड, कंप्रेशन इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। अब ये बिट्स कब कम होंगे? जब आपके पास रेपिटेशन ज्यादा होगी कैरेक्टर की। ठीक है। अब व्हाट आर मेन एडवांटेजेस ऑफ LZW? कौन कौन से? ओवर हॉफमैन इनकोडिंग स्कीम। हॉफमैन अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है। LZW रिक्वायर नो प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट डेटा स्ट्रीम। इसके लिए हमें कोई प्रीवियस यानी कि प्रायर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं चाहिए होती। LZW कैन कंप्रेस द इनपुट स्ट्रीम इन वन सिंगल पास, यानी कि एक ही बार स्कैन करेंगे ये कंप्रेस हो जाएगा। हाफमैन इनकोडिंग में क्या होता था? आप लोग पहले पास में फ्रीक्वेंसी मेजर करते थे, फिर आप लोग उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हुए आप ट्री बनाते थे। ठीक है। ट्री को फिर स्कैन करते थे तो आपके पास बिट्स जो है वो यानी कि आपको इनकोडेड फॉर्म में मिल जाता था कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखें, अनदर एडवांटेज ऑफ LZW इज सिंप्लिसिटी अलाउइंग फास्ट एग्जीक्यूशन। अब ये फास्ट क्यों है? क्योंकि आपको सिंगल इसमें करना पड़ता है पास में सारा काम, और हाफमैन इनकोडिंग में आप लोग क्या करते थे? वो आपको 3-4 पास में काम करना पड़ता था। यानी कि पहले आप उसके कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी देखें, उसको आप ऑर्डर में ले आए। ठीक है। फिर उसके बाद कम्युलेटिव करते हुए आप लोग उसकी बाइनरी ट्री बनाए, फिर उसके बाद उसको आप लोगों ने क्या करना होता है? ट्री को स्कैन करना होता है। ओके, नो व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ LZW? व्हाट हैपन व्हेन डिक्शनरी गेट टू लार्ज? या टेबल या डिक्शनरी बहुत बड़ी हो जाए, 409 इससे भी एक्सीड हो जाए, तो फिर 4095 से। ठीक है। Here are some options usually implemented. अब अगर ऐसा केस हो कि जिसमें आप लोगों के पास जो टेबल का साइज या डिक्शनरी का साइज है उससे ज्यादा कोड आ जाएं, जनरेट हो रहे हैं, ऐसा स्ट्रिंग हो जिसमें नंबर ऑफ कोड ज्यादा आ रहे हैं, देन आपके पास कुछ ऑप्शन है जो आप अप्लाई कर सकते हो उस चीज से बचने के लिए। सिंपली फॉरगेट अबाउट एडिंग एनी मोर एंट्री, या तो आप इग्नोर कर दें कि न्यू एंट्री अलाउ नहीं होगी, स्ट्रिंग की स्कैनिंग खत्म। ठीक है। थ्रो द डिक्शनरी अवे व्हेन इट रीड एक सर्टेन साइज, जब वो एक लिमिट तक पहुंच जाए तो फिर हमें उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्दर हम उसकी स्कैनिंग या फर्दर एंट्री नया कोड की कैसे करेंगे। या थ्रो द डिक्शनरी अवे व्हेन इट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव एट कंप्रेशन। अब अगर उस वक्त भी हम टेबल को यूज नहीं करेंगे जब वो हाईली अफेक्टेड ना हो। फॉर एग्जांपल आपने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें डेटा आपका यूनिक नहीं है, यूनिक है, रेपिटेशन में नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे एग्जांपल बताई थी कि LZW कब इफेक्टिव है, कब इसकी परफॉर्मेंस हाई रहती है? जब आपके पास करैक्टर यूनिक करैक्टर कम हो बट इट्स रेपिटेशन ज्यादा हो। लेकिन अगर करैक्टर भी यूनिक है और रेपिटेशन भी कम है तो फिर ये अपने परफॉर्मेंस जो है वो शो नहीं कर सकती है इसका। तो उस वक्त भी आप लोग जब परफॉर्मेंस शो ना हो रही हो कंप्रेशन की तो आप उसको स्किप कर दें। क्लियर एंट्रीज यहाँ क्लियर करें एंड स्टार्ट बिल्ड डिक्शनरी अगेन। वो जो एंट्रीज आप एग्जिस्टिंग है उसको डिलीट कर दें एंड स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है। न्यू इससे ना। Some clever scheme rebuild a string table from the last and input characters. अब कुछ स्कीम ऐसे भी हैं जो आपके स्टार्ट से बजाय वो फिर एंड से स्ट्रिंग को स्कैन करना, फिर उनके कोड जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। ओके, नो इट इज योर होमवर्क। होमवर्क किस चीज का? कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ये गिवन स्ट्रिंग है, आप लोगों ने इसको कंप्रेस करना है। अब आप नॉर्मल देखें तो ये आप लोगों के पास कितने वो लेगा? हमारे पास 3, 6, 9, 10, 11 है, तो 11 इंटू 8 88 बिट्स ये ले रहा है। ठीक हो गया। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो आपका जो कोड होंगे उनके आप लोगों ने बिट्स कंसीडर करने हैं कि आपका एक कोड जो है वो हाउ मैनी बिट्स पे कंप्राइज है, वो आप लोगों ने लेट करना होगा। ठीक है। 10 है, 12 है, 2 है, 3 है,
जैसे हम उसमें करते थे हॉफमैन में, जब हम करेक्टर को ट्री से वो करते थे तो हम कहते थे 101 आ गया, तो हम कहते थे इधर तो 3 बिट लगे हैं, ठीक हो गया। बी पे अगर ये आता था 01010 तो हम कहते थे 5 बिट हैं। तो अगर मैं ए बी को प्रेजेंट करूं तो नॉर्मल 16 बिट्स लगते हैं, ठीक हो गया। और अगर हम हॉफमैन इनकोडिंग यूज करें तो 3 + 5 8 बिट लगते हैं। तो अब कितने % परफॉर्मेंस हुई है? 0.5% परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो गई है। तो ये आप लोगों ने करना है। एंड यू कैन राइट प्रोग्राम जावा or in any other language like C++ about LGW algorithm. Fine. तो ये आपका होमवर्क है कि आप उसके लिए कोई किसी लैंग्वेज या टूल को यूज करते हुए प्रोग्राम भी लिखें और प्लस पहले उस एग्जांपल को सॉल्व करें जो आपके पास यहाँ पे गिवन है। ओके, बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ जो है वो कवर की है। स्टार्ट हमने लिया कि डेटा को कंप्रेस क्या मतलब है। जब आप लोग डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाहते हो, ठीक है, देन आप लोग उस डेटा को कंप्रेस कर लेते हो। डेटा जो है आपका इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस वगैरह जो भी हों। अब हमारे पास जो है डिफरेंट, नंबर 1 पहले वन आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप डेटा को कंप्रेस करते हैं देन डीकंप्रेस करते हैं, जो उसका एंटी अप्रोच हो गई, यानी कि रिवर्स अप्रोच हो गई कि जब आप कंप्रेस करते हैं देन डीकंप्रेस करते हैं, तो उस केस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब डेटा को कंप्रेस करने के बाद डीकंप्रेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी लॉस हो जाती है। ऐसे टेक्निक को, ऐसे एल्गोरिथम को, ऐसे स्कीम को हम क्या कहते हैं? लूजी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम्स, ठीक है। फिर होता है लूजलेस। लूजलेस में ये होता है कि जो आपका एक्चुअल डेटा होता है आफ्टर डीकंप्रेस भी आपको डेटा उसी फॉर्म में मिलता है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है? लूजलेस आ जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जब कंप्रेस करते हैं फिर डीकंप्रेस करते हैं, देन वी हैव टू यूज एन इनकोडिंग स्कीम। हमें एक इनकोडिंग स्कीम को यूज करना पड़ता है और नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इनकोडिंग स्कीम अवेलेबल है, जिसकी 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, एंट्रोपी इनकोडिंग स्कीम एंड सोर्स इनकोडिंग। फिर अगर आप एंट्रोपी इनकोडिंग स्कीम में जाएं तो फर्दर आपको पैटर्न, आपके पास जीरो लेंथ इनकोडिंग स्कीम है, आप रन लेंथ इनकोडिंग स्कीम है, ये आपके डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे LGW हमने डिस्कस किया, तो हमने जितनी भी आज की टेक्निक डिस्कस की हैं ये सारे जो थे ये आपके पास एंट्रोपी जो इनकोडिंग स्कीम है उस पे बेस करते थे, ठीक हो गया। और इसके बाद जो हमने लास्ट पे जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था LGW। LGW का बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आपके डेटा को कंप्रेस करती है और यूजुअली किसको? इमेजेस को भी कर सकती है, टेक्स्ट डेटा को भी कर सकती है, लेकिन टेक्स्ट डेटा के लिए ये मोर हाईली रिकमेंडेड है एज कम्पेयर टू इमेजेस या ऑडियो वगैरह के लिए। अब इसमें जो आपके पास टेक्स्ट होगा जिसको ये कंप्रेस करेगी, अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या था कि आप लोग सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते थे और वो टेबल आपका क्या कहलाता था? कोड टेबल, जिसका हम कहते थे, और बाद इसमें हम इसको डिक्शनरी भी कहते हैं कि लैम्पलजिव यानी कि LGW जो है ये डिक्शनरी यूज करता है। अब उस डिक्शनरी का साइज जो होगा 4095 इंट्रीज पे कंप्राइज होगा। उस 4095 में 256 जो है वो रिजर्व हैं। रिजर्व फॉर व्हाट? चूंकि हम लोग आस्की कोड यूज करते हैं और आस्की कोड में हमारे पास 2⁸8 बिट होती हैं, तो हम 0 to 255 करैक्टर जो है वो आस्की कोड के लिए रिजर्व कर लेते हैं। जैसे ए का कोड 65 कैपिटल ए का, कैपिटल बी का कोड 66, स्मॉल ए का कोड 97, स्मॉल बी का कोड जो है वो 98 होता है। एंड सेम प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू, यानी कि सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस में ये कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर जब हम किसी स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। अब स्कैन करते हुए पहले आप एक करैक्टर लेंगे, वो आपका करंट करैक्टर होगा यानी कि P, और C एक वेरिएबल होता है जो नेक्स्ट करैक्टर को वो करता है। हमने हमेशा P को देखना है। अगर P आपका डिक्शनरी में अवेलेबल है देन यूज इट्स कोड, और अगर वो नहीं है
तो फिर आप C को इसके साथ कंकैटिनेट कर देंगे, और कंकैटिनेट आप करेंगे, मसलन AB करते हैं तो AB अब आप इसको P से पॉइंट करना शुरू कर देंगे। ये P जो है अब किसको पॉइंट कर रहा है, AB को। और सेम प्रोसेस अगर जब आपका नया पैटर्न बनता है और वो आपके पास टेबल में एग्जिस्ट है तो उसका कोड आप एज ए आउटपुट ले लें, क्योंकि हमने तो कोड जनरेट करने हैं। और अगर उसका वो पड़ा हुआ नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, उस पैटर्न को एक नया कोड दे के उस टेबल के अंदर ऐड कर लेना है। और ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जब तक, दो ऑप्शन है, या तो आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए, उसकी स्कैनिंग यानी कि वो एंड हो जाए, या आप लोगों के पास ये जो डिक्शनरी या डेटा टेबल है इसकी एंट्रीज खत्म हो जाए, यानी कि आप लोग 4095 तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा तो फिर ये उसकी लिमिटेशन में आ जाती है कि इन सच इक्वेशन, ऐसे मौके पे फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम या तो डिक्शनरी को थ्रो कर दें या फिर हम उसको डिलीट करके उसकी दोबारा से हम वो करें किसी और मैकेनिज्म के तहत कि शायद स्ट्रिंग को हम राइट से स्कैन करें तो हो सकता है कि हमें इफेक्टिव टेबल मिल जाए, इफेक्टिव डिक्शनरी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि डीकम्प्रेस हम कैसे करेंगे। तो डीकम्प्रेस में भी आप वही टेबल यूज करेंगे उसी फॉर्म में। 4095 आपने एंट्रीज के लिए लेना है, 256 एंट्री रिजर्व रखनी है जो आपके करेक्टर्स के लिए हैं, और उसके बाद जो बाकी होंगे वो फिर आपके जो न्यू कोड आएगा, कोड देखा जाएगा कि वो अगर टेबल में कोड है देन उसका स्ट्रिंग ले लिया जाएगा एज ए आउटपुट। अगर वो कोड नहीं है तो फिर उसको कंकैटिनेशन करते हुए फिर आपके नए पैटर्न को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और नया पैटर्न बनेगा तो उसका कोड अगर अगला होगा जो आपको गिवन कोड में लिस्ट में मिलेगा तो फिर हम उसका कोड यूज कर लेंगे। अगर उस पैटर्न का कोड आपके इसमें नहीं है तो वो फिर हम राइट साइड पे ऐड करते जाएंगे, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने पैटर्न में। फाइन, ओके। Now this inshallah this is the end of our today lecture, and inshallah in next lecture we will discuss about P, NP complete and NP hard problems. Inshallah, dear student, see you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.